एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, अपनी घटना चक्र की सीरीज हम चला रहे हैं, जिसमें हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों का कमेंट था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले कवर करें। देखिए, जल्द से जल्द ये आपकी पूरी घटना चक्र ही कंप्लीट हो जाएगी, तो इम्पोर्टेंट गैर इम्पोर्टेंट सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, और टॉपिक देखिए सारे ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, कुछ से ज्यादा रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं, कुछ से नहीं आते हैं। तो उस हिसाब से आप उसको अ, कर सकते हैं कि आप, बट मुझे तो पूरी ही पढ़ानी पड़ेगी ना। अभी आपके स्टेट के एग्जाम में मान लीजिए नहीं आ रहा है, वो टॉपिक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, बट किसी और के स्टेट में वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो दोनों चीजें देखकर चलनी पड़ती है। जल्दी से जल्दी ये कवर हो जाएगी। मुझे भी बहुत टाइम हो गया है भाई, मुझे भी बहुत बोरियत हो गई है हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते। मैं भी चाहती हूँ कि मैं कुछ नया पढ़ाऊँ। ठीक है, तो नया हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, चलिए, इसलिए जल्दी जल्दी हम अपनी घटना चक्र को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को। अगेन, भाई आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप लोग सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो चैनल कैसे ग्रो होगा? ठीक है, माना कि हम कम हैं, अभी हम 1.24 हैं, बट अगर आप में 50% भी लोग देखते होंगे तो शेयर तो करना चाहिए ना। शेयर करेंगे तभी तो लोगों तक चीजें पहुंचेंगी। अगर आप शेयर ही नहीं करेंगे तो कैसे लोगों तक पहुंचेगा हमारा चैनल? राइट। तो चलिए, मोटिवेशन की जरूरत तो हमें भी पड़ती है। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तभी तो हम अदर सब्जेक्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज लेकर आएंगे ना। चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज के अपने सेशन को, जो कि है ट्रेड यूनियन के बारे में और साम्यवादी दल के बारे में। देखिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, नेशनल मूवमेंट के टाइम के आसपास, ठीक है, 1900 से लेकर क्या उस समय ट्रेड यूनियन थे? उस समय भी तो मजदूर थे ना, उस समय भी लोग थे, तो उनको उनको भी प्रॉब्लम होती थी। देखा हमने कितने सारे मूवमेंट्स देखे। हमने बारदोली का देखा, हमने चंपारण का देखा। ठीक है, चंपारण तो खैर किसान था, किसानों का मूवमेंट था। बट अगर हम बारदोली का एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, तो क्या बारदोली में तो मजदूरों और मील वाला था? तो मजदूरों की समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या बनता है? वो बनता है एक ट्रेड यूनियन। ठीक है, ट्रेड यूनियन का क्या काम होता है? ट्रेड यूनियन का काम होता है उनकी समस्याओं को सुनना, एक ट्रिब्यूनल की तरह काम करता है, उस पर डिसीजन लेना, उनका, वो स्ट्राइक ना कर सकें। ठीक है, बहुत सारी चीजें उनमें जो अनरेस्ट है, जो असंतोष है, वो उसका रीजन पता करना, उसका हल देना। तो ये सब ट्रेड यूनियन के काम होते हैं। ठीक है, देखते हैं इंडिया में हमारे कब पहला ट्रेड यूनियन बना, फिर आगे उसमें कैसे कैसे डेवलपमेंट्स हुए। राइट। तो बात शुरू होती है 1918 से। 1918 में वीपी वाडिया, इनके नेतृत्व में मद्रास मजदूर संघ, भारत का पहला आधुनिक मजदूर संघ बना। ठीक है, तो 1918 में भारत का पहला मजदूर संघ बना। उसका क्या नाम था? मद्रास मजदूर संघ। मतलब मद्रास लेबर एसोसिएशन। राइट। तो वीपी वाडिया इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद बॉम्बे में दो, कलकत्ता में एक। ठीक है, कोलकाता में कौन सा? भारतीय नाविक संघ। ठीक है, और मद्रास में चार मजदूर संघ बन गए। ठीक है, तो बॉम्बे में दो, कोलकाता में एक, मद्रास में चार और बन गए। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी जी ने की थी। 1918 में क्या हुआ था? अ, खेड़ा, खेड़ा वाला हुआ था, बट वो किसान आंदोलन था। बट उसी बीच में और सारे आंदोलन भी हो रहे थे। राइट। तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी जी ने की थी। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, मतलब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC, की स्थापना किसने की थी? तो NM जोशी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है। राइट। तो NM जोशी, इन्होंने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी। कब? 31 अक्टूबर 1920 को बॉम्बे में की थी। इसकी स्थापना का कारण 1919 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। ठीक है, अभी इसकी स्थापना 1920 में क्यों हुई थी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की? क्योंकि 1919 में किसकी स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी ILO की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये है आपका होमवर्क कि ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है। इसलिए श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला कर लिया। अब इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे।
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। ठीक है, उपाध्यक्ष सर जोसेफ बैटिस्टा थे। ठीक है, और महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। ये तीनों ही नाम याद रखिएगा। इस संगठन का पहला विभाजन 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ था। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, हमें पता है कि 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में व्लादिमीर इलियच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक ने की थी। किसकी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना व्लादिमीर लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक, इन दोनों ने मिलकर की थी। अब एम एन एम एन रॉय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए थे। ठीक है, मॉस्को किसकी कैपिटल है? तो रशिया की। ठीक है, मॉस्को चले गए थे और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बन गए। कौन? एम एन रॉय। एम एन रॉय कमेटी भी आपको याद होगी, है ना? अभी हम पॉलिटी में भी इसको पढ़ेंगे। ठीक है, संविधान में एम एन रॉय कमेटी थी। नेक्स्ट है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय एम एन रॉय थे। अब कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चला। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रिटिश सरकार ने 1924 में एम एन रॉय, श्रीपद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा और सिंगार वेलु चेट्टियार, इन पर कानपुर में मुकदमा चलाया। मतलब ये जो नाम हमने आपको बताए, ये इतने नाम, ये सब कानपुर षड्यंत्र से संबंधित हैं। और कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। याद रखिएगा, एक कानपुर षड्यंत्र, एक मेरठ षड्यंत्र और एक लाहौर षड्यंत्र। ये तीन षड्यंत्र में कौन कौन लोग थे और ये किस टाइम पे हुआ, ये तीनों चीजें याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, अब सरकार ने उन पर आरोप लगाया कि वो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी संगठन को स्थापित करना था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय 1926 से 1939 तक माना जाता है। ठीक है, इस दौरान एम एन रॉय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपद एम ए डांगे और शौकत उस्मानी, ये लोग ट्रेड यूनियन के आंदोलन के प्रमुख नेता बने थे। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम एन रॉय ने की थी। याद रखिएगा, ये ईयर याद रखिएगा, ये पार्टी का नेम याद रखिएगा, और किसने स्थापना की थी? तो एम एन रॉय ने की थी, ये याद रखिएगा। सौमेंद्र नाथ टैगोर, 1934 में इन्होंने रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, क्रांतिकारी साम्यवादी दल इसको बोलेंगे, की स्थापना की थी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से हम इसको कवर कर लेंगे। राइट, तो आएंगे हम अब अपने क्वेश्चंस पे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? तो सबसे पहला मजदूर संघ था मद्रास लेबर एसोसिएशन। ये वीपी वाडिया जी ने की थी। ठीक है, भारत का पहला लेबर ट्रेड यूनियन था ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो अहमदाबाद जी से रिलेटेड है गांधी जी। ठीक है, तो क्योंकि गुजरात में है और गुजरात में वो पैदा हुए थे, तो इस तरीके से आप कोरिलेट करके याद रख सकते हैं कि महात्मा गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन है, सॉरी। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत ट्रेड यूनियन जो हमारा बना था, जिसका नाम क्या था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी था, उसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे में, या बम्बई उस समय कहा जाता था, मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना हमने पढ़ा था कि 1919 में पहले इंटरनेशनल लेबर यूनियन बना, ऑर्गेनाइजेशन बना, सॉरी,
उसके बाद 1920 में इसी को देखते हुए बनाया गया ये क्या बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो ये 1920 में बना था। अध्यक्ष लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की 1920 में मुंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय जी ने। ठीक है, देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लाला लाजपत राय जी का। नेक्स्ट है 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अब उद्घाटन मतलब पहला, और पहला मतलब लाला लाजपत राय। ठीक है, ऐसे बताइए। और आप कह नहीं सकते। देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2020 में भी रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो कब पूछ रहे हैं कोई भरोसा नहीं। नेक्स्ट है 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो हमने ये पढ़ा था अभी कि 1929 में जो नागपुर का अधिवेशन था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का भी, एआईटीयूसी का भी प्लस कांग्रेस का भी, 1929 ये हुआ था लाहौर, ये हुआ था नागपुर। ठीक है, दोनों की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। राइट, तो जवाहरलाल नेहरू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो हमने पढ़ा कि लेनिन प्लस रशियन एक पार्टी थी, बोल्शेविक, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी थी। इन्होंने मिलकर बनाई कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, और उसमें कौन शामिल हुआ इंडिया से? कौन पहला इंडियन था? तो एम एन रॉय। आगे आप एम एन रॉय के बारे में पॉलिटी में भी हम पढ़ेंगे। राइट, चलिए। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित कौन थे? ठीक है, तो ये थे एम एन रॉय। देखिए आप कहेंगे ताशकंद रशिया, देखिए रशिया पहले यूएसएसआर था, बाद में रशिया टूटा ना, तब रशिया सिर्फ 15 जो है आपके कंट्रीज मिलाकर यूएसएसआर था, बाद में रशिया अलग हुआ। राइट, तो एम एन रॉय, उस समय ताशकंद इसी का हिस्सा था, यूएसएसआर का। चलिए नेक्स्ट है कानपुर षड्यंत्र का मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो उनको ये शक था, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे को शक था, कुछ लोगों पे, उन लोगों के नाम मैंने भी आपको बताए थे। उनको शक था उन लोगों पर कि ये लोग अ, संगठन बनाकर कोई क्रांतिकारी आंदोलन करने की, कोई बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन करने जा रहे हैं। तो क्रांतिकारी आंदोलन के खिलाफ था ये। साम्यवादी, ऊपर तो क्रांतिकारी लिखा था। अच्छा, किस तरह का आंदोलन नहीं, सॉरी पढ़ने में मुझे ही मिस्टेक हो गई। किस तरह का आंदोलन है, किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध? ठीक है, नेता किस आंदोलन से थे? तो वो साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी ये लोग बना रहे थे ना, मतलब उनको ऐसा लगा, ब्रिटिशर्स को क्या लगा कि ये लोग साम्यवादी आंदोलन कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं। ठीक है, कम्युनिस्ट क्या होता है? कम्युनिस्ट का रिलेशन होता है रिलीजन से। जो रिलीजियस बेसिस पे जब इंसान अपने आप को अलग कर लेता है ना, संगठन बना लेता है, तो कम्युनल। जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो झगड़े होते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं? उन्हें हम बोलते हैं कम्युनल राइट्स। ठीक है, राइट्स क्या है? जो झगड़े, जो लड़ाई झगड़ा होता है, दंगे दंगे बेसिकली दंगे, दंगे बोलते हैं राइट्स को। तो जो दंगे होते हैं वो कम्युनल राइट्स क्या होते हैं? रिलीजन के बेसिस पे ही तो होते हैं, है ना? तो कम्युनल जो भी कम्युनिस्ट होते हैं वो किसी पर्टिकुलर
रिलीजन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी संगठन को स्थापित करना था। पेशावर षड्यंत्र तथा मेरठ षड्यंत्र मुकदमा भी साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। तो ये एक और हमें मिला, पेशावर और मेरठ। राइट, मैंने आपसे कहा था मेरठ, कानपुर, लाहौर काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में एल्बर्ट आइंस्टीन, एच जी वेल्स, हैरोल्ड लॉन्स्की, रूजवेल्ट ने सहानुभूत टिप्पणियां की। ठीक है, तो ये जो हुआ, ये हुआ मेरठ षड्यंत्र के बारे में। ये बात थी कि मेरठ षड्यंत्र ऐसा था जिसके बारे में इतने बड़े बड़े लोगों ने चर्चा की। तो पढ़ लेते हैं एक बार। 1929 से 1933 के बीच में मेरठ षड्यंत्र हुआ। इस मामले में 33 श्रमिक नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। 33। ठीक है, इसकी पूरे विश्व में चर्चा हुई और प्रोफेसर आइंस्टाइन, एच जी वेल्स, हेरोल्ड लिंस्की, रूजवेल्ट, इन्होंने इसकी कटु आलोचना की थी, जो मेरठ षड्यंत्र था। राइट, नेक्स्ट है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो हमने पढ़ा था 1926 से लेकर 1939 तक का जो टाइम पीरियड था वो था। इस समय उफान पर था ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो लेबर मूवमेंट थे वो सब। नेक्स्ट है, 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? तो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया था एम एन रॉय ने, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। और इन्होंने सचिंद्र सान्याल ने एक बुक लिखी है, बंदी जीवन, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बंदी जीवन। नेक्स्ट है, सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? तो उन्होंने जो दल स्थापित किया था उसका नाम था क्रांतिकारी साम्यवादी दल। ठीक है, तो याद रखिएगा कि क्रांतिकारी साम्यवादी दल किसने स्थापित किया था? सौमेंद्र नाथ टैगोर ने। राइट, चलिए। और जबकि रेवोल्यूशन आपका इसको इंग्लिश में कहते हैं रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 1934 में बना। और ये पार्टी भारतीय साम्यवादी दल सीपीआई से टूटकर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से टूटकर बनी थी। चलिए, तो ये हमारा खत्म होता है टॉपिक, बट हमारा वीडियो अभी फिनिश नहीं हुआ है। आज हम रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग भी पढ़ेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोनों ही, रॉलेट एक्ट भी और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। बहुत ही दुखद घटना थी ये। तो चलिए पढ़ेंगे इस घटना के बारे में। पर आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी शेयर करें, ताकि ये जो मुहिम है ना, ये जो एक हमने अभियान चलाया है, ये सब तक पहुंच सके। ठीक है, सब पर हक है, एक क्वालिटी एजुकेशन तो सभी को मिलनी चाहिए ना। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट। तो भारत में क्या हो रहा था 1919 के टाइम पे, 17, 18, 19, कि बहुत ज्यादा क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी। भाई उधर 1916 में क्या हुआ, भाई मॉडरेट्स प्लस एक्सट्रीमिस्ट प्लस मुस्लिम लीग भी साथ में आ गए। अब तीनों साथ में आ गए तो और पावर बढ़ गई। ठीक है, तो क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो अब जब गतिविधियां बढ़ जाती हैं, जब इंसान बार बार विद्रोह करता है, तो सामने वाला क्या करता है, जो पावरफुल इंसान होता है वो उसके विद्रोह को दबाने की हर कोशिश करता है। तो यही ब्रिटिश सरकार ने भी किया। तो अब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि 1917 में सर सिडनी रॉलेट न्यायाधीश थे, जस्टिस थे, उनका नाम था सिडनी रॉलेट। उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। ठीक है, उस समिति का उद्देश्य क्या था कि आतंकवाद को खत्म करना, उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाना, ये जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही हैं ये ना हो। उनके सुझावों पर मार्च 1919 में एक विधेयक, एक मतलब एक्ट पारित किया गया। मार्च 1919 में एक एक्ट पारित किया गया जिसका नाम क्या था, रॉलेट एक्ट। ठीक है, अब रॉलेट एक्ट अधिनियम क्या था? तो इसके द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे, जब चाहे, बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी।
अब बताइए अगर ऐसा कानून अभी आ जाए तो क्या होगा कि आपसे कुछ पूछा नहीं जाए, आपसे कुछ कहा नहीं जाए, आपने कुछ किया भी नहीं, आपको बस आप पे नजर पड़ी, आपको उठाया जेल में बंद कर दिया, कोई मुकदमा नहीं, कुछ नहीं, बस पड़े हैं आप जेल में और जब तक चाहेंगे तब तक रखेंगे जेल में। तो ये तो बड़ा मतलब अजीब सा ही लॉ था, अजीब सा ही एक एक्ट था। तो इस कानून के लिए एक स्टेटमेंट यूज किया जाता है कि ना वकील, ना अपील, ना दलील, ठीक है? या बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, ये कोटेशन यूज किया जाता है इस कानून के लिए, रॉलेट एक्ट के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह देगा स्टेटमेंट कि बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, यह स्टेटमेंट किस कानून के लिए कहा गया था, ठीक है? या कब कहा गया था? तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। अब लॉर्ड चेम्सफोर्ड, हमें पता है कि 1919 में हमारा एक और चीज आई थी, वो हम पॉलिटी में पढ़ेंगे, वो था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, ठीक है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे, उसके बारे में यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, अगर उसके बारे में चर्चा करेंगे तो वो काफी लंबा हो जाएगा। बट ये समझ लीजिए कि जो चेम्सफोर्ड थे, ठीक है, उनके टाइम पीरियड में ये 1919 में ये एक्ट पारित हुआ था, ठीक है? वायसराय थे 1916 से 1921 के बीच में, और मॉन्टेग्यू जो थे वो सचिव थे, सेक्रेटरी थे। नेक्स्ट है अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। देखिए इससे पहले जो 1917 1918 में गांधी जी ने खेड़ा सॉरी सॉरी चंपारण और खेड़ा किया, वो सब तो रीजनल लेवल पे थे। भाई चंपारण बिहार में था, खेड़ा गुजरात में था, कोई इतना वो ऑल इंडिया लेवल पे तो सत्याग्रह थे नहीं, ठीक है? बट जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह था गांधी जी का, वो ऑल इंडिया लेवल पर उनका पहला सत्याग्रह था। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑल इंडिया लेवल पर गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो वो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में था। अब गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के सत्याग्रह के लिए 3 दिन तक राजनीतिक मंचों का उपयोग किया, तीन तीन तरह के राजनीतिक मंचों का उपयोग किया। वो तीन राजनीतिक मंच कौन से थे, ठीक है? यानी कि पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स कौन थे? एक तो था होम रूल लीग 1916 में आ गया था, पता है। एक था खिलाफत और एक था सत्याग्रह सभा, तो ये भी याद रखिएगा। अब क्या हुआ कि बहुत लोग गिरफ्तार किए गए, बहुत कुछ हुआ। अब क्या हुआ, पंजाब से दो लोकप्रिय नेता, मतलब हमारे बहुत उस समय के उन लोगों के प्रिय नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल। देखिए गिरफ्तार तो कई लोग हुए, लेकिन अब आंदोलन वही फूटा, तो वहीं की बात करेंगे। तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया इसी कानून के अंतर्गत, रॉलेट एक्ट के अंतर्गत इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अब ब्रिटिश का दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में एक जलियांवाला बाग है, वहां पर सार्वजनिक सभा बुलाई गई। देखिए बैसाखी 13 अप्रैल को होती है, हर साल होती है, उस साल भी थी। उसमें जो मारे गए लोग हैं ना, वो अधिकतर आम जनता थी, महिलाएं, बच्चे, जिनका इससे कोई लेना देना नहीं था, ठीक है? ये कोई वहां पर सभा जैसा कुछ नहीं था, यहाँ पर लिख दिया गया है। बट आप जब और डिटेल में स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं था, वहां पर कोई सभा नहीं बुलाई गई थी, वहां पर बस मेला था। बैसाखी का मेला होता है भाई, पंजाबियों का, उनका मेला था। अब देखिए वो जो डलिया वाला बाग था, वो क्या था, जैसे ये है, तो इस तरीके से मैं आपको इधर समझाती हूँ, रुकिए। ठीक है, तो इस तरीके से मान लीजिए ये मैदान है, राइट? तो यहाँ पर एक कुआं था और यहाँ पर एक दरवाजा था इसमें एंटर करने का। बाकी इस पार्क में कहीं भी दूसरा कोई रास्ता नहीं था कहीं से जाने के लिए, ठीक है? अब यहाँ मेला लगा हुआ था, यहाँ बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे, ठीक है? अब लोग इकट्ठे हुए, भाई मेला था तो मेले में तो लोग होंगे ही। बट जनरल डायर को क्या कहा, किसी ने कह दिया कि वहां पे लोग इकट्ठे हुए हैं और ऐसे 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 इनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं, कोई क्रांतिकारी ऐसा कुछ वो करने वाले हैं, रेवोल्यूशनरी एक्ट कुछ करने वाले हैं। जनरल डायर ने कुछ नहीं सोचा, ये भी नहीं सोचा कि सिर्फ महिलाएं हैं, बच्चे हैं, कुछ भी नहीं, ठीक है? ये इनका पूरा नाम है, रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, REH डायर, जनरल डायर कह के बुलाते थे। ये वहां गया
और जो बड़ी वाली वो जो गन जिसपे जो जैसे तोप की तरह होती है ना, जिसमें से एक बार में कई गोलियां निकलती हैं, एकदम गेट पे खड़ा हो गया। सबको गेट पे खड़ा कर दिया और अपना भी खड़ा हो गया और तुरंत धुआंधार फायरिंग चालू कर दी। कुछ लोग देखिए भाग, चारों तरफ से बंद था और मेन गेट पर जनरल डायर खड़ा था। एक यहाँ पे कुआं था, तो कुएं में जो लोग कूद पाए वो कुएं में कूद गए। अच्छा, वो भी बचेंगे तो है नहीं, ठीक है। और बाकी लोग सब मर गए। इतना ब्रूटल ये इंसिडेंट था, इतना ब्रूटल इंसिडेंट था, इतना खतरनाक था, इतना अ, कह नहीं सकते हैं, जितना कहा जाए कम था। आज भी वो जो बाग है, जो जगह है, उसकी जो दीवारें हैं, उसमें से गोलियों के निशान ऐसे धंसे हुए हैं। तो कितना भयानक होगा वो, सोच सकते हैं। खैर, तो कोई सभा नहीं थी, मेला था वहां पे। तो अब जनता के पास कुछ नहीं था, बेचारी निहत्थी थी। तो निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलाकर लगभग 1,000 लोगों को उसने मरवाया था। जबकि जब इस पे जांच कमेटी बैठी, हंटर कमीशन बनाया गया, हंटर कमीशन बनाया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं, केवल 379 हत्या हुई। जबकि अनुमान था कि भाई लोग हैं, तो मान लो अगर एक आला बच भी गया होगा तो उसको तो पता होगा ना, देखने से पता चलता है कि भाई 400 लोग हैं कि 1,000 लोग हैं, अंतर समझ में आता है। और या क्या उस जो पार्क था, वो जो बाग था, उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया कि नाइट की उपाधि वापस कर दी। ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत दुखी हो गए थे वो। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था और इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया था। अच्छा, हंटर कमीशन का भी हमने विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि हंटर कमीशन में जितने भी लोग थे, ठीक है, चलिए, तो हंटर कमीशन बना और हंटर कमीशन में C.H. सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण, सुल्तान अहमद खान भी भारतीय सदस्य थे। अच्छा, वो सॉरी, साइमन कमीशन था। चलिए, तो हंटर कमीशन में ये 3 इंडियंस थे, ठीक है, बाकी ब्रिटिशर्स थे। तो कमीशन ने 1920 में अपनी रिपोर्ट दी, ठीक है, और इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया। ठीक है, सबसे बड़ी चीज देखिए, सरकार को दोषी नहीं बताया, ठीक है। और उपद्रव क्रांति का रूप, और जो कहा गया कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए जो है अब जो है हमने गोली चला दी। मतलब वो उपद्रव कर रहे थे, फिर आगे वो क्रांति हो जाती, ऐसा हो जाता, तो फिर हमने उन पे गोली चला दी। तो मार्शल लॉ अनिवार्य था, मतलब उस समय इन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। मतलब भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना ही उचित था, उसको मार्शल लॉ इन्होंने कह दिया। और माँ कह रहे हैं कि हमने मार्शल लॉ उस पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। और हंटर कमीशन ने भी डायर के इस कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल बताया। मतलब कि बहुत प्रेशर में था, हाँ, जनरल डायर, और उसके पास कुछ था नहीं, तो उसने मार्शल लॉ लगा दिया। और मतलब डिसीजन मेकिंग में थोड़ा गलती हो गई उससे, ठीक है। इतने बड़े कांड को उसने गलती बस कह दिया, तो जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटना पड़ा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही उन्होंने कुछ नहीं, पर नौकरी से ही तो हटाया। तो नौकरी से हटा दिया तो क्या उनका बिगाड़ लिया। किंतु ब्रिटेनी अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक या ब्रिटेनी लॉर्ड भी बोला, ठीक है। और ब्रिटिश साम्राज्य का शेर, मतलब कि वो जो करके आया था उसके लिए उसकी तारीफ की वहां के न्यूज़पेपर्स ने और सब लोगों ने। सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी, बताइए, ठीक है। बट अब क्या हुआ, 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी थे ऊधम सिंह। भाई पंजाब में हुआ था जलियांवाला हत्याकांड, ऊधम सिंह वहां के क्रांतिकारी थे। अब होगा किसी का बच्चा ही मान लो, होंगे, देखा होगा उन्होंने सब, या उनके खुद के पेरेंट्स मर गए होंगे मे बी। तो उनके अंदर बड़ी आग थी जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेके। तो उन्होंने, अब जनरल डायर तो निपट गए होंगे, हो सकता है भाई मर गए हों, तो अब बदला लें तो किससे लें। तो उस समय जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, उस समय वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर ये गए, माइकल ओ डायर जिंदा था 1940 में, लंदन गए और लंदन में जाकर उसको मार के आए, ठीक है। फिर उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया, लेकिन उन्होंने बदला ले लिया। नहीं, जनरल डायर मिला तो माइकल ओ डायर को मार के आए, लेफ्टिनेंट को मार के आए, लेकिन बदला लेके आए। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 पर
कांग्रेस की जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का काम महात्मा गांधी जी को सौंपा गया था। ठीक है। और जलियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी थी। ठीक है, निवारक हत्या। और दीन बंधु सी एफ एंड्रूज ने इस हत्याकांड को, क्योंकि हमें पता है दीन बंधु जो सी एफ एंड्रूज थे, इनको दीन बंधु की उपाधि दी थी महात्मा गांधी जी ने, क्योंकि इंडियंस को बहुत प्यार करते थे और गरीबों के प्रति इनका और हरिजन के प्रति इनका बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था। तो उन्होंने क्या कहा कि इसको जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। ये बंदा था, इसने कहा कि नहीं जानबूझकर की गई क्रूर हत्या है। तो याद रखिएगा कि किसका स्टेटमेंट था ये। चलिए, तो इतना था हमारे जलियांवाला बाग के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट अब हम आएंगे अपने क्वेश्चंस पे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया। ठीक है। नेक्स्ट है इसका ऑप्शन है, इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, इसने श्रमिक संघ यानी ट्रेड यूनियन की गतिविधियों को नियंत्रित किया। तो हमने पढ़ा है रॉलेट एक्ट के बारे में, न वकील न अपील न दलील। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने को अधिकृत कर दिया, मतलब एक्ट बना दिया कि हाँ भैया तुम ये कर सकते हो। और इसको काला कानून भी कहते हैं हम, ये भी याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट को हम काला कानून भी कहते हैं, ब्लैक लॉ भी कहते हैं। रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? देखिए, बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी इंडिया में। ठीक है, उन पर रोक लगाने के लिए लाए थे रॉलेट एक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट भारत में लागू कब किया गया था? तो ये 1919 में लागू किया गया था, मार्च 1919 में। नेक्स्ट क्या था? रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? तो रॉलेट एक्ट का लक्ष्य युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, ऐसा कुछ नहीं था। बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, बिल्कुल ये भी था। ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है जब इतना क्लियर हुआ आपको तो। नेक्स्ट है रॉलेट, एक सेकेंड, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो रॉलेट एक्ट सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर बना, सेडिशन नहीं सर, सिडनी रॉलेट कमेटी थी उन पर बना था। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल का उपयोग करने का प्रयास किया, बिल्कुल किया था। तीन इस्तेमाल किए थे। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने सॉरी, साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। कहाँ साइमन कमीशन 1927-28 के टाइम का है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दो तो सही है। ओके, तो इसका मतलब वन भी सही ही है, क्योंकि सिडनी रॉलेट तो इसके अध्यक्ष थे। कमेटी का नाम सेडिशन था, देखिए ये नहीं था नोट्स में, ये आप याद रखिएगा, ये पॉइंट को हाईलाइट करिएगा। सेडिशन कमेटी की बात, तो 1 और 2 दोनों सही हैं, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम अपने। नेक्स्ट है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसरॉय कौन था? तो हमें पता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी आए थे, तो चेम्सफोर्ड था उस समय वायसरॉय, राइट। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ? तो चेम्सफोर्ड। देखिए, कोई भी एक्ट या कुछ भी कोई भी घटना, उससे रिलेटेड वायसराय बहुत इंपॉर्टेंट है या गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया, क्योंकि इसका लक्ष्य था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। नहीं, देखिए जब आप बिना वकील बिना अपील बिना दलील किसी को अरेस्ट कर लेंगे, अनिश्चित काल के लिए सब करेंगे, अपनी मनमर्जी चलाएंगे, तो आप जो हमारी इंडिविजुअल फ्रीडम है, व्यक्ति स्वतंत्रता, उसको आप सीमित कर रहे हैं ना। हमारी तो कोई फ्रीडम रही नहीं गई। चलिए, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम कौन सा था? मतलब ऑल इंडिया लेवल पर गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो रॉलेट सत्याग्रह था, हमने पढ़ा था। और वैसे अगर पूछे कि गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो वो चंपारण था 1917 में। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया?
लगान ना देने का। तो हमें बताइए किसान आंदोलन बिहार के श्रद्धानंद जी से, स्वामी श्रद्धानंद जी से संबंधित है। अभी कल ही हमने पढ़ा था इसको। नेक्स्ट है द एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है। अब ये भी याद रखिएगा, ये रॉलेट एक्ट का दूसरा नाम है, द एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। अब देखिए 1919 अगर आगे ना लगा होता तो आप क्या पहचान पाते? तो ये याद रखिएगा, ये भी नई चीज है। नेक्स्ट है कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पहले घटी थी, तुरंत पूर्व? ठीक है, तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। कम्युनल अवार्ड्स मार्ले मिंटो ने ही किए थे 1919 में ही, बट ये बाद में हुआ था। साइमन कमीशन तो 1927। और रॉलेट एक्ट का बनना, तो जलियांवाला, अच्छा ये पूछा जलियांवाला बाग के पहले क्या हुआ था। यस, तो मार्च 1919 में आपका रॉलेट एक्ट बना, उसके बाद अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हो गया। तो सीधा सही आंसर है आपका रॉलेट एक्ट का बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो वो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था, अमृतसर में, पंजाब के। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो रॉलेट एक्ट के सत्याग्रह के संबंध में हुआ भाई, रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुआ था। नेक्स्ट है 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से कैसे संबंधित है? तो 1919 देखिए कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कैपिटल 1911-12 में हुआ, ठीक है, या 11 कह लीजिए। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। खिलाफत और बाद खिलाफत आपका जलियांवाला बाग के बाद हुआ, रॉलेट एक्ट के बाद, जलियांवाला बाग के बाद। तो जलियांवाला बाग हुआ आपका 1919 में, ठीक है। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ? तो ये अमृतसर में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। नेक्स्ट है जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो ऑब्वियस सी बात है, जनरल डायर ने गोली चलाई थी जलियांवाला बाग में, अमृतसर में, 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्र हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। किसकी गिरफ्तारी के विरोध में? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? क्योंकि किचलू और सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट है 30 मई 1919 को अपना अलंकरण ऑनर भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे। भारत सरकार को, ब्रिटिश सरकार को लौटाया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। देखिए ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट उपाधि लौटा दी, तो ब्रिटिश सरकार ने दी थी, ब्रिटिश सरकार को लौटाई थी, ना कि भारत सरकार को। वो मिस प्रिंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस कर दिया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था। नेक्स्ट है किसके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ वो इतना भयावह था, ठीक है, तो उसमें इन्होंने वापस कर दी थी। नेक्स्ट है नाइटहुड का परित्याग निम्नलिखित में किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर, देखिए यहाँ पे मिस प्रिंट है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड का परित्याग कर दिया था, तो जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था उसके लिए। अगेन यही क्वेश्चन है, देखिए मिसप्रिंट है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किस कांड के बाद, किस घटना के बाद अपना नाइट की उपाधि वापस कर दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। देखिए
बिहार में 2019 में आया है। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया बिकॉज वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। नहीं, ये सच है कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से। तो आपका असर्शन सही है बट रीजन आपका गलत है बिल्कुल। ठीक है, असर्शन सही है बट रीजन आपका गलत है बिल्कुल। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किस सदस्य ने इस्तीफा दे दिया? तो शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? तो अगेन शंकरन नायर जी ने दे दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी गई थी? सर, तो सर की उपाधि जो है आपकी यहाँ टैगोर जी ने त्यागी थी, और सर और नाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। जलियांवाला बाग 1919, सतपाल को बंदी पहले इसके बनाया गया होगा, कांग्रेस का अधिवेशन, चलिए उधर देखते हैं, ऐसे नहीं हो पाएगा। ओके, चलिए देखना पड़ेगा। तो देखिए, पहले आपका मेरे हिसाब से बंदी बनाए गए थे, तब जलियांवाला बाग हुआ। 2-1-3 होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन तो दिसंबर में होता है ना, होता था मतलब, है ना। 2-1-3, तो 2-1-3 ही करेक्ट है, क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर में होता था। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ठीक है, उसी की जांच के लिए तो बनाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल ओ डायर को निम्नलिखित में से माइकल ओ डायर को किसने मार डाला था? तो मारा था ऊधम सिंह ने 1940 में। कहा? लंदन जाकर। मूवी बनी है ऊधम सिंह पे, देखिएगा, काफी अच्छी है। लंदन में 13 मार्च 1940 को माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी किसने? तो ऊधम सिंह जी ने। ऊधम सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊधम सिंह ने लंदन में किसको मारा था? तो माइकल ओ डायर को मारा था। जनरल डायर तो पहले ही मर गए थे। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था? तो ये महात्मा गांधी जी को सौंपा गया था। नोट्स में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट है, 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी उस समय आए हुए थे। रिफॉर्म्स आया था। निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? तो मॉन्टेग्यू था 1919 के टाइम पे हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो obvious सी बात है जलियांवाला बाग हत्याकांड को ही इसने बोला था। बहुत ही बेकार लोग थे ये, है ना। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी? तो रॉलेट एक्ट की वजह से सब कुछ हुआ था। रॉलेट एक्ट की वजह से, राइट। ओके, तो ये भी हमारा टॉपिक आज होता है फिनिश। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर किए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे। आज के लिए गाइस इतना ही। आज आप इतना ही पढ़िए। नेक्स्ट हम खिलाफत आंदोलन पढ़ेंगे। अगर ये छोटा होगा टॉपिक तो हम आगे इसमें 1-2 टॉपिक और कवर कर लेंगे। जल्द से जल्द हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कवर कर लेंगे ताकि हम आगे पढ़ पाए अपने नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सब्जेक्ट को, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगेन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना सब्सक्राइब किए आप देख रहे हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड लाइक करें, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बार बार मैं कहती हूँ, और आप नहीं सुनते हैं, सुनिए, तभी हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, तभी और अच्छे वीडियोस आ पाएंगे, नोट्स हो पाएंगे, पीपीटीज आ पाएंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाएंगे। ठीक है, केवल घटना चक्र पढ़ के तो सब कुछ नहीं होगा, और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा हमें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।